तो लीजिए सुनिए आदर्श हिंदू होटल का 7वां अध्याय। लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय। लड़के की निराशा भरी बोली और उसके दुख कष्ट की कहानी सुनकर हजारी को बड़ी तकलीफ हुई। वह उस समय भी सोच रहा था, अभी बच्चा ही तो है। मेरा बड़ा बेटा संतू जीता होता तो अब तक इतना ही बड़ा हो गया होता। टेम्पी के साथ इसकी जोड़ी खूब फबेगी। लड़का क्या है, सोने का टुकड़ा है। टेम्पी की क्या ऐसी किस्मत है। नौकरी नहीं मिलती तो ना सही, वह टेम्पी से ब्याह करके मेरा बड़ा बेटा बनकर मेरे गांव में जा बैठे। उसे किसी बात की तकलीफ ना करनी पड़ेगी। मैं खुद ही कमा कर उन सबको खिलाऊंगा। थोड़ी बहुत जगह जमीन भी तो है। खाना खत्म करके बंशीधर का भांजा तो चला गया, लेकिन हजारी के मन में जाने कैसे एक नए सुर का झंकार उठाया गया। तरुण चेहरे की भंगिमा से, तरुण नयनों की दृष्टि से इतनी प्रेरणा मिल सकती है, हजारी को अपनी जिंदगी में यह एक नई जानकारी मिली थी। तीसरे पहर चुर्नी के किनारे पेड़ के नीचे अकेले बैठकर उसने जाने कितने सपने देखे। नए सपने। टेम्पी के साथ बंशीधर के भांजे की शादी। बाधा कोई नहीं, ब्याह शादी का संबंध तो हो ही सकता है। टेम्पी के छोटे नरम हाथ को उसने नरेंद्र के ताकतवर हाथों में दे दिया। दोनों के हाथ इकट्ठे करके हजारी बेटी दामाद को आशीर्वाद दे रहा है। टेम्पी की माँ की आंखों से आनंद के आंसू बह रहे हैं। कैसा सुंदर सोने का टुकड़ा दामाद है। इस छोटी उम्र में वह होटल में रसोईयागिरी करने क्यों जाएगा। हजारी के अपने होटल में दामाद मैनेजर होगा। चक्रवर्ती बाबू की तरह गद्दी पर बैठकर ग्राहकों को टिकट देगा, हिसाब किताब रखेगा। हजारी में काम करने की दुगनी ताकत आ जाएगी। जैसा दामाद वैसा ही तो बेटा। इतना बड़ा सुंदर टेम्पी के लायक लड़का है। टेम्पी की सारी जिंदगी के लिए खुशी और साथ की चीज। उन दोनों का मुंह देख देख कर वह जी जान से काम करेगा। 3 महीने के अंदर अंदर होटल को अपने पैरों पर खड़ा कर देगा। दिन ढल चला। चूर्णी के खेवा घाट से लोग इससे उस पार आ जा रहे हैं। जो लोग शहर में खरीद बिक्री करने आते हैं, इसी समय वे लोग घर लौटते हैं। एक बार कुसुम से मिलते हुए होटल लौटना होगा। पेड़ के नीचे बैठकर अब ज्यादा देर तक जमीन आसमान के कुलावे मिलाने से काम न चलेगा। हो सकता है कि रतन ठाकुर इस वक्त भी ना आए। उसे अकेले ही सारा काम करना होगा। लेकिन क्या सचमुच ही वह अनहोनी सोचता है? उसका होटल नहीं खुलेगा टेम्पी के साथ उस लड़के का। जाने दो, बेकार सोचने से कोई फायदा नहीं, देर हो रही है। तीसरे पहर पद्दो मैरी ने हजारी से कहा, अरे मैं कहती हूँ ठाकुर, आज मछली की मूड़ी क्या हुई? आज तो मालिक को बुखार हो गया। वे 11 बजे से पहले ही तो घर चले गए। इतनी बड़ी मूड़ी का एक टुकड़ा भी तो आंखों से नहीं देख पाई। हजारी मछली की मुड़ी छिपाकर कुसुम को दे आया था। बड़ी मछली की मुड़ी आमतौर पर मालिक के घर जाया करती थी, लेकिन आज मालिक की तबीयत ठीक नहीं थी। वे ज्यादा देर होटल में नहीं रहे। पद्दो मेहरी मुड़ी अपने घर ले जाती। हजारी ने मुड़ी कभी खुद खाई नहीं, रतन ठाकुर ने खाई है। पद्दो मेहरी तो अक्सर ही घर ले जाती। मुड़ी पर क्या हजारी का कोई हक नहीं? इसी से वह मुड़ी कुसुम को दे आया। जब छुट्टी पाकर चुन्नी के किनारे घूमने गया था तभी पद्दो मेहरी के सवाल के जवाब में हजारी ने कहा, क्यों पद्दो दीदी, इतनी देर के बाद मुड़ी की याद आई? अरे इतनी देर हो चाहे कितनी भी देर, मुड़ी हुई क्या? क्यों, मुझे एक दिन भी नहीं खाना चाहिए? तुम लोग तो हमेशा खाते हो, आज मैंने खा ली। कहाँ? मुड़ी का काटा छिलका तो कहीं दिखता नहीं। कहाँ बैठकर खाई थी? हजारी की घबराहट पद्दो मेहरी की आंखों से छिपी ना रह सकी। उसने आवाज ऊंची करके कहा, तुमने नहीं खाई? खाई होती तो मैं कुछ ना कहती। तुमने उसे छिपाकर बेच दिया। बोलो ठीक है कि नहीं? चोर धोखेबाज कहीं का होटल की चीज लुका छिपाकर बेचता है। अच्छा, तुम्हारी चोरी का मजा चखाती हूँ, मालिक को आने दो। हजारी ने कहा, नहीं पद्दो दीदी, बेचूंगा किसके हाथ? पकाई मुड़ी कौन लेगा? सचमुच मैं नहीं खाई। फिर झूठी बात। इतने दिनों से होटल में काम करते करते मेरे हाथों में गट्टे पड़ गए। मछली की मुड़ी का कांटा छिलका मैं नहीं पहचानती। इतनी बड़ी मुड़ी तुमने 4 आने में से कम ने ना बेची होगी। ये पैसे गद्दी में जमा कर दो, नहीं तो देखना मालिक के सामने तुम्हारा क्या हाल बनाती हूँ। अच्छा, 4 आने पैसे ले लेना, मैं दे दूंगा। एक मुड़ी खाने पर यदि पैसे देने पड़ते हैं तो ले लेना। पद्दो मेहरी ने जरा नरम पड़कर कहा, तब तुमने सचमुच बेची थी ना? नहीं पद्दो दीदी। तब क्या किया उसका? ठीक ठीक बताओ। तुम्हें पैसे ही लेने हैं, इतनी खोजबीन की क्या जरूरत? जरूरत है तभी तो कहती हूँ। मुड़ी क्या हुई बता दो, नहीं तो मैं मालिक के सामने तुम्हारे को बेइज्जत करूंगी। अभी बता दो। मैंने खाई है। फिर वही बात, मेरे सामने तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी ठाकुर। अब मैं समझ गई कि मुड़ी कहाँ गई है। अपनी उसी
हजारी को मालूम है कि पद्दो क्या कहने जा रही है। पद्दो मेहरी के मुंह की बात दबाने के लिए उसने झटपट कहा, पद्दो दीदी, तुम्हारा ही तो खा पी कर गरीब ब्राह्मण पल रहा है, क्या उसे मामूली चीज के लिए बकझक कर रही हो? इस बात पर नरम पड़ने के बदले पद्दो मेहरी और भड़क उठी। बोली, तुमने खाई होती तो मैं कुछ ना कहती ठाकुर, लेकिन होटल की चीज किसी दूसरे को खिलाना तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अगर इसका कोई पक्का उपाय किए बिना रहूं तो मेरे नाम पर कुत्ता पाल लेना, साफ बताए देती हूँ। हजारी डर और चिंता से सूख गया, अपने लिए नहीं कुसुम के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है जो पद्दो ना कर सके। पता नहीं क्या कर बैठेगी, जाने वह कितनी तरह की बातें निकालेगी। वे बातें अगर कुसुम की सास के कानों में पड़े या फिर कुसुम के बाप के घर यानी उसके अपने गांव तक जा पहुंचे तो दोनों के लिए ही शर्म से मुंह दिखाना दुभर हो जाएगा। और कुसुम का इसमें कोई कसूर भी नहीं। पद्दो मेहरी चली गई। सोच विचार कर हजारी रतन ठाकुर की शरण में गया। हजारी उसके रिश्तेदार को बिना पैसे लिए खाना खिलाने के षड्यंत्र में शामिल था, लिहाजा रतन हजारी की तरफदारी करता था। उसने कहा, तुम्हें कोई चिंता ना करो राज हजारी भैया, पद्दो मेहरी को मैं ठंडा कर दूंगा। मूड़ी तुम बाहर ले जाओगे, तुमने मुझसे पहले ही कह दिया होता तो क्या बात थी, मैं कितनी बार तुम्हें यह बात समझाऊं। कुछ देर बाद शाम होते न होते बेचू चक्रवर्ती आए। नौकर ने हुक्के का पानी बदलकर तंबाकू भर दिया। बेचू चक्रवर्ती हुक्के को हाथ में लेकर रखा। पहले धूप गंगा जल दे दे, फिर पद्दो से बाजार की फहरिस्त देने को कह दे। महावीर प्रसाद कोयले का बकाया लेने की उम्मीद में बैठा था। उससे बोले, अब शाम के वक्त क्यों आए हो? सब रही तो 12:30 आने ले गए थे और इस वक्त वैसे दिए जाते हैं, कल आना, तुम्हारा क्या है? एक रोगी जैसे काले आदमी ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके बात कहा, बाबू उस दिन कुमड़ा दे गया था, उसका पैसा। कुमड़ा? किसने लिया कुमड़ा? जी बाबू, कुमड़ा आपके होटल में दे गया था। मैंने 6 आना दाम बताया था तो उन्होंने 5 आना देने को कहा, तो मैंने कहा भले आदमी ही बात वही दीजिए। उन्होंने कहा आज नहीं बुधवार आकर ले जाना, इसी से आया हूँ। 6 आने का कुमड़ा किसने उधार लिया? खाते में या बाजार की फहरिस्त में तो लिखा नहीं। यह तो अजीब बात है भाई, हम लोग उधार सामान नहीं खरीदा करते, जो खरीदते हैं नगद दाम देकर। तुमसे कुमड़ा किसने लिया? अच्छा ठहरो देखता हूँ। बेचू ने रतन और हजारी ठाकुर को बुलाकर पूछताछ की। उन लोगों ने कहा, कुमड़ा खरीदना तो दूर की बात, पिछले 5-6 दिनों से उन्होंने कुमड़े की तरकारी बनाई ही नहीं। इन कई दिनों में किसी कुमड़े को आंखों भी नहीं देखा। बातचीत चल ही रही थी कि बाजार की फहरिस्त लेकर पद्दो मेहरी कमरे में आई। उसे देखते ही कुमड़े वाला बोल उठा, यही है, इन्होंने ही लिया था कुमड़ा। वही कुमड़ा बाजी, आपने बुधवार आने को कहा था, इसी से आ जाया। बाबू पूछ रहे हैं कि कुमड़ा किसने लिया। पद्दो मेहरी अचानक झेप गई, बोली, हाँ कुमड़ा लिया था तो क्या हुआ? 5 आने पैसे लेकर भाग जाऊंगी क्या? इसके पैसे चुका तो दीजिए मालिक बाबू, इसके बाद में। बेचू चक्रवर्ती ने बिना कुछ कहे सुने कुमड़े वाले को पैसे चुका दिए और चला गया। रतन ठाकुर ने अलग जाकर हजारी से कहा, पद्दो दीदी तो हाथों हाथ पकड़ी गई, लेकिन मालू बाबू की ममता देखी तुमने? इसमें देखना क्या है, मैं तो देखता ही आ रहा हूँ। अगर कुमड़ा मैंने लिया होता तो पद्दो मुझे रसातल भेज देती, मालिक बाबू भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते। लेकिन यह तो हम तुम नहीं है, इस होटल की मालिक पद्दो दीदी ही हैं। तुम अब जरा पद्दो दीदी से मुड़ी की बात कह दो, नहीं तो वह अभी मालिक के कान भरेगी। रतन ने पद्दो मेहरी को अलग ले जाकर कहा, ओ पद्दो दीदी, गरीब भवन तुम्हारे दरवाजे पर पड़ा पेट पाल रहा है, उस बेचारे के साथ ऐसा क्यों करती हो? अगर उसने एक मुड़ी खा ही ली, इतने दिनों से यहाँ काम कर रहा है, तो उसके लिए उसका अपमान तो ना करो। सभी तो कर लेते हैं, कोई तो लेने से बाज नहीं आता। मैं नहीं लेता, तुम नहीं लेती, बेचारे को क्यों संकट में डालोगी? पद्दो मेहरी, उसने नहीं खाई है, यहाँ से ले जाकर अपनी प्यारी दुलारी कुसुम को दे आया। मैं क्या दूध पीती बच्ची हूँ, कुछ समझती नहीं, पाजी बदमाश कहीं का। रतन ने हंसकर कहा, उसकी जो मर्जी हो करे पद्दो दीदी, हमारा तुम्हारा क्या? मुड़ी वह खुद खाता है या किसी और को देता है, तुम्हें यह देखने की जरूरत है क्या? आज तुम उसको और कुछ ना कहना। कुमड़े के मामले से पद्दो मेहरी जरा हकबका गई थी, नहीं तो वह रतन की बात इतनी आसानी से नहीं मान लेती। उसने कहा, तब उसे मना कर देना, फिर कभी ऐसा काम ना करे, नहीं तो मैं अनर्थ करूंगी, किसी की बात ना मानूंगी। उस रात होटल का काम धंधा निपटाकर हजारी चूर्णी के किनारे टहलने गया। चटक चांदनी रात थी, लगभग 12:30 बज रहे थे। जरा सा मैं आज कैसा सर्वनाश होने जा रहा था, वह अपने लिए चिंता नहीं करता है कुसुम के लिए। कुसुम गवई देहात की लड़की है, वहाँ उसकी बदनामी फैल जाएगी तो दोनों के लिए मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा, और इस उम्र में उसकी ऐसी बदनामी फैलने से लोग क्या कहेंगे।
भगवान जानते हैं मैं कुसुम को बेटी जैसी समझता है। उसके मन में अगर वैसा होता तो इस रानाघाट शहर में कितनी लड़कियां जुटा न लेता। राधा वल्लभ तले की इस मिट्टी को छू कर कह सकता है जिंदगी में वैसी कोई बात उसके मन में नहीं है, खास तौर तो कुसुम के लिए। छी, जैसी टैम्पी वैसा ही तो उसे मानता हूँ। उसके बारे में पद्दू मैरी ने रतन से तमाम गंदी बातें कही, सुनकर कानों में उंगलियां डालनी पड़ती है। रात का लगभग 1:30 बज गया। शहर में सन्नाटा फैल गया। सिर्फ चूड़नी किनारे के कुड़ुओं की गली लकड़ी की आड़त में कुलियों ने ढोलक बजाकर भयानक चीत्कार शुरू कर दिया। वही क्या तो उनका गाना है। जब स्टेशन पर नॉर्थ बंगाल एक्सप्रेस आ खड़ी हुई तब वह होटल से निकला था और अब स्टेशन में भी सन्नाटा छा गया, क्योंकि इतनी रात को कोई गाड़ी नहीं आती। रात 4 बजे से फिर गाड़ियों का आना जाना शुरू होगा। होटल का दरवाजा बंद है। शोरगुल मचाकर मोती को जगाने की उसकी इच्छा नहीं हुई। गर्मी बहुत है, ना हो तो स्टेशन के प्लेटफार्म पर ही सोकर रात बिता दे। आज की रात आंखों में नींद तो आने की नहीं। सवेरे उठकर हजारी जब होटल के सामने आया तो उसने देखा होटल का दरवाजा अभी तक बंद है। थोड़ा अचरज हुआ। हमेशा तो बहुत पहले उठकर मोती दरवाजा खोल देता है। पुकारने चिल्लाने पर भी किसी की आहट नहीं मिली। उसके बाद गद्दी के कमरे की खिड़की से झांककर जब उसने अंदर देखा तो पाया वहां बहुत रोशनी है। क्यों? जब पलट कर आया तो उसने देखा कि बर्तन वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। कमरे के अंदर कोई नहीं। मोती नौकर का भी पता नहीं। ऐसा तो कभी नहीं होता। इसी समय उसने देखा जदू बाडूजे के होटल का नौकर निमाई गवालापाड़ा से चाय के लिए दूध लेकर आ रहा है। जदू बाडूजे के होटल में चाय का भी एक स्टॉल है। वहां बड़े तड़के चाय की बिक्री शुरू हो जाती है। हजारी के पुकारने पर निमाई पास आया। दोनों ने मकान के अंदर जाकर देखा। मोती खाने वाले कमरे में सोया मजे से खर्राटे ले रहा था। दोनों के पुकारने पर मोती हड़बड़ाकर उठा। हजारी ने पूछा, मोती दरवाजा क्यों खुला है? मोती ने कहा, यह तो मुझे नहीं मालूम, तुम रात को थे कहाँ? दरवाजा किसने खोला? तीनों ने घर के अंदर जाकर देखा। अचानक मोती बोल उठा, हजारी भैया सर्वनाश हो गया, बर्तन बासन कहाँ गए? एक भी तो नहीं दिखाई पड़ता। यह क्या? तीनों ने राई रत्ती ढूंढ डाला लेकिन बर्तन किसी के कमरे में नहीं मिले। निमाई ने कहा, चाय का दूध दे आऊं? हजारी भैया सारे बर्तन गायब किसने कर दिए? अपने मालिक को भी बुला लाओ। इसी बीच रतन ठाकुर भी आ गया। वहीं जाकर बेचू चक्रवर्ती को भी बुला लाया। पद्दू मेहरी भी आई। चोरी होने की बात सुनकर पास के होटल के जदू बाडूजे भी आए। बाजार के लोग इकट्ठे हो गए। थाने में खबर देने उसी वक्त एएसआई नेपाल बाबू और 2 सिपाही आए। शोरगुल मच गया। तब तक बेचू चक्रवर्ती माथे पर हाथ देकर बैठ गए थे। लगभग 60-70 रुपयों के बर्तन चोरी चले गए थे। बेचू चक्रवर्ती ने पूछा, हजारी रात को तुम कहाँ थे? स्टेशन के प्लेटफार्म पर बाबू। गर्मी बहुत पड़ रही थी, इसीलिए घाट किनारे से लौटकर मैंने वहीं रात बिताई। नेपाल बाबू ने पूछा, कितनी रात को प्लेटफार्म पर सोए थे? किस प्लेटफार्म पर? जी बनगांव लाइन की प्लेटफार्म पर, बेंच के ऊपर। वहां तुम्हें किसी ने देखा था? नहीं बाबू, उस वक्त बहुत रात हो गई। कितनी? 1:30 से ऊपर। इतनी देर कहाँ थे? रोज खाना पीना निपटने के बाद मैं दोनों शाम चूड़नी के खेवा घाट पर जाकर बैठता हूँ। कल भी वहीं था। कभी और भी तुम होटल छोड़कर प्लेटफार्म पर सोए थे? हाँ, कभी कभी सोता हूँ, लेकिन बहुत कम। इस समय पद्दू मैरी ने बेचू चक्रवर्ती से चुपके चुपके कुछ कहा। बेचू चक्रवर्ती ने नेपाल बाबू से कहा, दरोगा बाबू अंदर चलकर दया करके एक बात सुन लीजिए। कमरे के अंदर से बात सुनकर आने के बाद नेपाल बाबू ने कहा, हजारी ठाकुर तुम कुसुम को पहचानते हो? हजारी का मुंह सूख गया। इस मामले के बीच ये लोग कुसुम की बात क्यों लाए? कुसुम के साथ इसका क्या ताल्लुक? हजारी के चेहरे का उतार चढ़ाव नेपाल बाबू ने देख लिया। जवाब देने में हजारी को जरा देर हो रही थी। बात का जवाब दो, नेपाल बाबू ने धमकाते हुए कहा। हजारी हक्का बक्कर होकर बोला, जी पहचानता हूँ। पद्दू मैरी दरवाजे के पास मुंह पर आंचल दबाकर खड़ी। यह देखकर हजारी समझ गया कि उसी ने कुसुम की बात मालिक को बताई है, नहीं तो वे इतनी खोज खबर नहीं रखते। पद्दू मैरी के उकसाने से ही मालिक ने दरोगा से ये बात कही। कुसुम कहाँ रहती है? बड़े बाजार में, बड़े बाजार के उस और ग्वालापाड़ा में। वह क्या करती है? दूध दही बेचती है, गरीब आदमी। क्या उम्र है? यही 24-25 की होगी। जवाब सुनकर पद्दू मैरी जरा मुस्कुराई। हजारी की नजरों से बात छिपी न रही। दरोगा बाबू के सवाल का इशारा वह तब समझ नहीं पाया था, लेकिन पद्दू मैरी की मुस्कुराहट देखकर समझ गया कि ये लोग इस तरह कुसुम के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे हैं। तुम्हारे साथ कुसुम की जान पहचान कितने दिनों से है?
जी मेरे गांव की लड़की है, बच्ची थी तभी से उसको जानता हूँ। उसके बाप मेरे दोस्त थे, हमारे मोहल्ले के पास ही। कुसुम से तुम अक्सर मिलते जुलते रहते हो? बीच ब्याच में। मिलता क्यों नहीं, गांव की लड़की है, देखभाल भी तो करना जरूरी है। हाँ हाँ बेशक जरूरी है, यहाँ उसकी ससुराल है। नेपाल बाबू ने अचानक हंसकर कहा। जी हाँ। उसका आदमी? जी 5-6 साल हुए मर गया। घर में सास है, देवर का भी एक लड़का है। तुम कभी कभी होटल में बनी चीजें उसे दे आते हो? लज्जा और संकोच से हजारी जाने कैसा हो गया, ये सारी बातें यहाँ क्यों हो रही? हाँ बाबू दे आता हूँ, झूठ क्यों बोलूं, कभी कभी दे आता हूँ। पद्दो मेरी खिलखिलाकर हंस पड़ी और तुरंत ही उसने आंचल से अपना मुंह दबा लिया। ए, हंसी किस बात की है? ये हंसने की जगह नहीं है, चुप रहो। नेपाल बाबू ने धमका कर कहा। लेकिन दरोगा बाबू के धमकाने से क्या होगा? पद्दू मेरी की हंसी से छूत की बीमारी की तरह इकट्ठे सभी लोगों के होठों से एक दबी हंसी फूट पड़ी। दूसरों की हंसी पर हजारी ने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन पद्दू मेरी की हंसी में किसी छिपे हुए इशारे का आभास पाकर जान पर खेलकर कहा। दरोगा बाबू, वह गरीब औरत है, मेरे गांव की लड़की है, मुझे बापू कहकर पुकारती है, मेरे लिए बेटी की तरह है, इसलिए बीच बीच में किसी दिन थोड़ी बहुत तरकारी या पका हुआ मांस उसे दे आता हूँ। कितना तो फेंक बाहर दिया जाता है, इसी से सोचता हूँ गरीब लड़की। समझ गया, रहने दो, अब लेक्चर देने की जरूरत नहीं। कल रात तुम उसके यहाँ गए थे? नहीं। आज सवेरे? नहीं बाबू, प्लेटफार्म से ही होटल आया था। दरोगा बाबू ने बयान लेकर और सब लोगों को तो छोड़ दिया, सिर्फ मोती और हजारी से उन्होंने कहा, तुम लोगों को मेरे साथ थाने चलना पड़ेगा। और दोनों को पकड़कर सिपाही थाने ले गए। मोती ने रोना धोना शुरू कर दिया। वह कभी बेचू चक्रवर्ती के हाथ पांव पड़ता तो कभी दरोगा जी के। वह बिल्कुल बेकसूर है, कमरे में सो रहा था, उसे थाने ले जाने से क्या फायदा? थाने में पकड़ ले जाने की बात सुनकर हजारी के भी प्राण सूख गए। भगवान ने उसे किस मुसीबत में डाल दिया। थाना पुलिस बड़ी मुश्किल चीज है, मुकदमा चलने पर वकील करने की हैसियत नहीं है उसकी। सफाई दिए बिना ही उसे जेल में खटना पड़ेगा, कौन जाने कितने वर्षों तक। खाना ना मिलने से बीवी बच्चे मर जाएंगे, उसके बाद जेल से लौटे आसामी को नौकरी कौन देगा? लेकिन उससे भी बुरी बात यह होगी अगर ये लोग इस मामले में कुसुम को घसीटेंगे। हो सकता है घसीटे कुसुम के घर की खाना तलाशी भी हो।